नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीकेंड स्पेशल में। और ये हफ्ता काफी खास रहा है क्योंकि वीकेंड में शुक्रवार की शाम को एक धमाकेदार खबर आई। उस पर डिटेल में बातचीत होगी। वो खबर आप जानते ही हैं, अभी आगे उसको डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि हफ्ते के दौरान हुआ क्या। एक मोटा मोटा अंदाजा लगता है, फिर उसी के बेस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो 16 से 20 फरवरी का जो हफ्ता था, उसमें आप निफ्टी देखिए, जहां शुरुआत की थी वहीं खड़ा था। बीच में काफी ऊपर नीचे हुआ, लेकिन जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इतनी दूर चल के फिर वहीं पे खड़े हैं। तो उसका कोई फायदा नहीं हुआ कि ऊपर नीचे होने के बाद वहीं पे है। कुछ एक सेक्टर थे जहां पे अच्छी तेजी देखी। पीएसयू बैंक, थैंक्स टू सुनील सर, जिन्होंने सितंबर 2025 में कहा था कि पीएसयू बैंक खरीदिए, और ये सेक्टर ऑफ द ईयर बन गया है। निफ्टी सीपीएसई उसी में, सरकारी बैंकों में भी, सरकारी कंपनियों में भी तेजी थी। लेकिन आईटी इस हफ्ते भी 2% गिरा, पिछले हफ्ते 8% गिरा था। ऑटो इंडेक्स में भी 1.25% की कमजोरी देखने को मिली। एफआईआई ने क्या किया? एफआईआई ने इस हफ्ते 2 दिन खरीदा और 3 दिन बेचा, और वीकली बेसिस पे वो 650 करोड़ के आसपास के नेगेटिव हो गए। लेकिन एफआईआई ने एक दिन थोड़ा सा बेचा, लेकिन खरीदारी वो करते रहे। तो अब इनके बीच का गैप काफी बड़ा हो गया है। वहां 14,000 करोड़ की बाइंग है और यहाँ पे 2,000 करोड़ की सेलिंग है इस हफ्ते के दौरान एफआईआई का। तो हालांकि अभी एफआईआई को मूड समझ में नहीं आ रहा कि वो एक दिन बेचते हैं फिर एक दिन खरीदते हैं। लेकिन हमने पिछले हफ्ते प्रॉमिस ये किया था, सुनील सर ने प्रॉमिस किया था कि जो अर्निंग्स बच गई हैं उस पर जरूर बातचीत करेंगे, और साथ ही जो नया टैरिफ लगा है पूरी दुनिया पर, उसका भारत पे क्या असर होगा स्पेशली, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले प्रॉमिस के मुताबिक अर्निंग्स में, क्योंकि अर्निंग्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सुनील सर, बहुत बहुत स्वागत है। और अब आपने देखा कि हफ्ते का जो मामला था ना, वो तो हम कहीं चल ही रहे हैं, ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। सारा हफ्ता मेहनत करते हैं, बाद में पता लगा वहीं पे खड़े हुए हैं। तो यस, मार्केट करेक्ट की है। और स्थिति यही है। एक चीज इस स्लाइड से साफ दिख रहा है कि एक देखिए, एफआईएस के नंबर 1,000 करोड़ दिस वे, 1,000 करोड़ दैट वे। यानी जो भयंकर, देखिए जनवरी मंथ में मैंने देखा 41,000 करोड़ की बिकवाली की थी। राइट। अब इस महीने में 20 दिन तक एफआईएस ने खाली 2,000 करोड़ बेचा है। और ये एक दिन वो 7,500 करोड़ की बिकवाली वो एंथ्रोपिक की खबर के कारण एक ही दिन में हुई थी। अगर वो निकल दे तो इस महीने तो पॉजिटिव होता था। तो मेरा मानना है कि पहली चीज जो इसी स्लाइड से हम समझ सकते हैं कि एफआईएस की सोच इंडिया के बारे में बदलना शुरू हो गया है। 40,000 करोड़ की बिकवाली से आज 2,000 करोड़ नेट है, और अगले हफ्ते में समझिए कि हर दिन भी 1,000 करोड़ बेचा तो भी ये 10-12 हजार करोड़ ही जाएगी। राइट। तो क्या बदलाव? ये बदलाव है जो बात हमने पिछले भी कहा था कि एक है बजट जो प्रो इकोनॉमी था, फिर यूरोप के साथ ट्रेड डील, यूएस के साथ ट्रेड डील, ये सब का कुल मिला के इंपैक्ट दिख रहा है आपको क्लियरली कि जो तेजी से बेच रहे थे वो कम हुआ। अब ये कब तेजी से बाइंग करेंगे वो आने वाले दिन में, और वो सब बात करेंगे। मगर एक इंपॉर्टेंट खबर यह है कि एफआईएस की रुख थोड़ी बदल रही है इंडिया की ओर, उतना भयंकर सेलिंग नहीं रहा। ये पॉजिटिव खबर है, मैं इस स्लाइड से भी लूंगा। सेकंड, डीआईएस का पिछले महीने उन्होंने 69,000 करोड़ की बाइंग की थी, और इस महीने 20 दिन में खाली 14,000 करोड़। और बाकी जो बचे हुए 10 दिन में समझिए कि और 10,000 करोड़, तो खाली 24,000 करोड़। तो भयंकर ड्रॉप है डीआईए की बाइंग में। ये भी एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है, क्योंकि हर महीने वो तो 50,000 करोड़, 40-50,000 खरीदते। लास्ट मंथ था 70,000 करोड़। तो इस महीने इतने अच्छे खबजर के बावजूद क्यों डीआईएस खरीदारी नहीं कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। सर, क्या ये पॉसिबल है कि एफआईआईज लार्ज कैप में बाइंग कर रहे हो, जैसे बैंक, एफएमसीजी, आईटी छोड़ के, आईटी में बेचा होगा उन्होंने, और डीआईआईज हमारे जो कि मिड और स्मॉल कैप में ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए नेट नंबर उनको उतना बड़ा नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए वो एक आंसर है, पार्ट ऑफ द आंसर है वो। मगर क्या है कि आप देखिए कि अगर वो 1 रुपया लार्ज कैप से निकलता है तो समझिए दाम 10 पैसे गिरता है। वही 1 रुपया मिड एंड स्मॉल में जाएगा, उनको दाम 3 रुपए बढ़ेगा ना। तो सेम रुपी अमाउंट उधर जो बिकला, बिकॉज फ्री फ्लोट लार्ज कैप का भयंकर होता है, और मिड एंड, तो मैं नहीं मानता हूं कि वो एग्जैक्टली वो पैसा इधर से उधर गया तो भयंकर आपको रैली मिड एंड स्मॉल कैप ने दिखनी थी। तो
That is not the answer. Not fully the answer. It's a part of the answer. Only part of the answer lies कि वो इंतजार कर रहे हैं कि अभी अर्निंग सीजन खत्म हुई, इसलिए अर्निंग्स की बात करते हैं। तो क्योंकि वो अभी खत्म हुई इसलिए अब क्योंकि अभी क्लैरिटी है, अभी कोई ट्रिगर्स नहीं है अर्निंग्स के बारे में, अब शायद वो अपना स्टेप अप करेंगे, वो एक कारण है। सेकंड कारण जो हम मिस करते हैं वो क्या है पता है आपको? वो ये है कि जनवरी के मंथ में हमने डिस्कस किया था शायद लास्ट हफ्ते इसको, जनवरी के मंथ में दिसंबर के कंपैरिजन में 29,000 से इक्विटी का इनफ्लो 24,000 घट गया था। और अगर आप गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, गोल्ड ईटीएफ में 24,000 करोड़, सिल्वर ईटीएफ में 5,000 करोड़ और मल्टी एसेट फंड में 10,000 करोड़, यानी कुल मिला के 40,000 करोड़ आपको गोल्ड एंड सिल्वर रिलेटेड में इन्वेस्टर्स ने पैसा डाला है। तो क्या है कि एक्चुअली 31,000 करोड़ का एसआईपी बुक को हटा दे तो नेगेटिव है फ्लोज इक्विटी के लिए। तो फंड मैनेजर के पास में उतना पैसा नहीं आ रहा जितना पहले आता था। और क्या हुआ, लास्ट मंथ भी 29,000 ही था, उसके पहले शायद 35,000 था। तो 2 महीने में जो आया उसने लास्ट मंथ ही उन्होंने खर्चा कर दिया, क्योंकि लास्ट मंथ का बाइंग था 69,000 करोड़। यस, तो हर महीने तो 30,000 करोड़ आ रहे हैं। 2-3 महीने के जो उन्होंने कैश बैलेंस बढ़ाए थे उस सबको उन्होंने खर्चा कर दिया है जनवरी एंड तक। तो फरवरी में उनके पास ज्यादा पैसा बचा नहीं है एलोकेशन के लिए, इसलिए ये खाली 14,000 करोड़ है। और मार्केट गिर गया फिर भी बेचारे खरीद नहीं पा रहे हैं पैसे नहीं है। तो ये एक बदलाव है, जो ये सही मौका है देखने के लिए कि हम डीआईएस की सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अब वो सपोर्ट कम हो रहा है, एसआईपी बुक स्ट्रांग है, मगर एचएनआईस जो प्रॉफिट बुक करके इक्विटी से उस पैसे को लेकर गोल्ड और सिल्वर में डाल रहे हैं ना, वो नेचुरली वो पैसा इनको स्टॉक्स हो, इनको एक्चुअली जो सेलिंग कर रहे हैं डीआईआईस वो रिडेम्पशन के लिए कर रहे हैं, टू मीट द आउटफ्लो। तो इसीलिए वो पैसा जो मैं कह रहा हूं ना, एफआईएस ने जो भी इधर बेचा या खरीदा उसके लिए उनके पास उतना पैसा नहीं है पूरा का पूरा उसको सपोर्ट करे या पूरा का पूरा मिड कैप को भी सपोर्ट करे। तो अब स्थिति यह है कि इस महीने की इनफ्लोस कैसे आती है देखना है, और उस हिसाब से ही फर्दर बाइंग। आपको एसआईपी बुक भले ही स्ट्रांग रहे, लमसम से जो रिडेम्पशन हो रहा है वो पैसे को खींच रहा है डीआईएस का, हर म्यूचुअल फंड से पैसा रिडेम्पशन की ओर थोड़ी थोड़ी जा रही है। तो ये बदलाव ग्राउंड लेवल पे है। और गोल्ड और सिल्वर का अगर इस महीने भी भयंकर आया तो समझे कि डीआईएस के पास ज्यादा पैसा नहीं रहेगा उतना खरीदारी करने के लिए जितना उन्होंने पिछले लास्ट ईयर में किया और लास्ट महीने तक किया। तो ये दो ट्रेंड चेंजेस, जब एफआईएस वापस आ रहे हैं तो डीआईएस हट रहे हैं। तो इंडिया की मार्केट की हालत देखिए आप, हम इंतजार कर रहे थे कब एफआईएस अपना सेलिंग को कम करेंगे और कब मार्केट बढ़ेगा, और उस वक्त देखिए डीआईएस भी अपना हाथ छोड़ रहे हैं मार्केट से, पैसे तो नहीं बचे, ड्राई पाउडर रखा ही नहीं। तो ये एक इम्पोर्टेंट टेकअवे है। तो क्यों कह रहा हूं ना, अब हम ट्रेड डील ये सब बात करेंगे, मगर अर्निंग सीजन की बात करेंगे, मगर समझिए कि अब आने वाले दिन में अनलेस इन्वेस्टर्स अपना रुख को बदलते हैं और वापस इक्विटी में 30-40 हजार करोड़ का इनफ्लो, नेट इनफ्लो बढ़ता है, तभी फंड मैनेजर के हाथ में पैसा होगा। नहीं तो उनको कुछ अच्छा लगा सेक्टर तो किसी और सेक्टर को बेच के ही वो सेक्टर को खरीद सकते हैं। तो सेक्टर रोटेशन का जमाना सामने आ रहा है, क्योंकि ये अर्निंग सीजन के कारण उनकी जो भी आउटलुक है। तो अभी अर्निंग सीजन पे जाते हैं तो अब लगेगा कि कहां पे उनको दिख रहा है अच्छा, और तो वो समरी में आएंगे। अभी तो हम लोग अभी बातचीत करेंगे अर्निंग सीजन की, और ट्रेड डील पे बातचीत होगी और आपका दिमाग हिल जाएगा वो एनालिसिस सुन के। आपने अब तक किसी चैनल किसी जगह नहीं सुना होगा, अब तक आप बहुत खुश हो रहे होंगे ना। अभी रुकिए थोड़ी देर, पहले अर्निंग डिस्कस कर लें, उसके बाद हम लोग ट्रम्प के नए टैरिफ को डिकोड करेंगे। ये है Q3 अर्निंग की स्नैपशॉट। सर तो क्या है नीरज जी, हमने यूजुअली ये निफ्टी बीएसई इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स के बारे में नहीं किया, मैंने फंड मैनेजर की सोच से ये किया है कि एम्फी का लार्ज, मिड और स्मॉल और माइक्रो कैप का जो क्लासिफिकेशन है उस हिसाब से कर रहे हैं। क्योंकि
एक फ्लेक्सी कैप फंड हो या मल्टी कैप फंड हो, उसको इस हिसाब से ही अपना पोर्टफोलियो अलोकेट करना है। तो इसलिए फॉर दिस कैलकुलेशन मैंने एम्फी का इसको लिया है। तो टॉप 100 स्टॉक्स के देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ सेल्स था 10%, मगर प्रॉफिट ग्रोथ था 7.2। ओके, मगर इसमें एक एस्टेरिस्क लिखा है। क्या है? ये लेबर कोड का एक वन टाइम जो प्रोविजन करना पड़ा, वो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि लार्ज बैंक्स और लार्ज आईटी कंपनीज दोनों के पास हाई एम्प्लॉय स्ट्रेंथ होता है, तो ज्यादा भारी उनके ऊपर पड़ा। तो अगर उसको निकालें तो एक्चुअली विदाउट लेबर कोड लार्ज कैप वाज 11.5% ग्रोथ। राइट। सो डिसेंट। अगर लार्ज कैप 11% दे रहा है जब नॉमिनल जीडीपी 8 9 10 के आसपास है, दिस इज वेरी गुड, अच्छा है। और अगर मिड कैप की बात करें तो इट इज 16.5%, स्मॉल कैप इज 31% और माइक्रो कैप इज 38%। तो ओवरऑल फर्स्ट थिंग, अर्निंग सीजन अच्छी थी भैया। ये लेबर कोड का इंपैक्ट नहीं थोड़ा हटा जाए, और टोटल लेबर कोड का इंपैक्ट ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ है, which is about 6% of total profit of the stock market। तो ये वन टाइम इफेक्ट था। तो मेरा मानना है कि अब इकोनॉमी टर्न अराउंड पे हो गई है, स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स टर्न अराउंड पे हो गई। ये खबर बहुत अच्छी खबर है कि डबल डिजिट ग्रोथ अगर लेबर कोड का इंपैक्ट निकाले अक्रॉस लार्ज मिड स्मॉल माइक्रो, और जो वैल्यूएशन है आप देखेंगे कि यस, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप करीबन अपने वैल्यूएशन के हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया है उसने। 32 33 था ना फॉरवर्ड पी उनका। करेक्ट। मिड कैप का भी 30 है, मगर अर्निंग 16.5 दिख रही है। बट उधर भी मेरा लेबर कोड का अलग, मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया। लेबर कोड के इंपैक्ट अगर लेंगे तो ये भी 16 से 20% तक जा सकता है। बिल्कुल। ओके, तो ओवरऑल इस स्लाइड से मैं कहूंगा कि खबर अच्छी है। ये लेबर कोड का इंपैक्ट को हटा दे तो एक्चुअली अर्निंग्स ग्रोथ में एक यू शेप्ड रिकवरी शुरू हो गई है। और कौन से सेक्टर्स ने इसको ड्राइव किया वो अगले स्लाइड में है। सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है मेरा। इस प्लेट को देख करके, ग्राफिक देख करके लोग बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये वाकई बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में लोगों को लार्ज कैप वाले फंड में पैसे डाल देने चाहिए एकदम से, या फ्लेक्सी कैप में, या मल्टी कैप में? हाँ है ना, एक बताइए। नहीं, वो फोरकास्ट के बेसिस पे करना है ना। एक है ना, 2 स्लाइड के बाद फोरकास्ट आएगा। ये तो होनी चाहिए। देखिए ये तो हो गया, ये तो डेड बॉडी का ऑटोप्सी कर रहे हैं भैया। हमें तो लाइव क्या होने वाला है, मार्केट फ्यूचरिस्टिक होता है। तो ये तो हो गई बात ना। ओके, अब ये आगे सेक्टर्स। अब ये सेक्टर कौन सा है? पीएसयू बैंक का 24% प्रॉफिट ग्रोथ, रिकॉर्ड नेट इंटरेस्ट इनकम, और नेचुरली एसबीआई का बहुत खास आया था, आपको उसने पुल अप किया है इसको, राइट। और प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी कुछ कम नहीं है, 14% इज फेयरली डिसेंट। और इसका मेन कारण था स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ऑफटेक, वो भी अच्छी खबर है। क्रेडिट ऑफटेक इकोनॉमी में पिकअप हो रहा है, दैट मींस एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो रही है। ये प्रोबेबली ऑटो लोन्स का इसका बड़ा हिस्सा होगा इसमें, क्योंकि ऑटो का धमाका दर रहा। देखिए इधर ऑटो और एंसिलरी का 31%, और मुझे सबसे खुशी देने वाली खबर कैपिटल गुड्स का 35%। यानी प्राइवेट कैपेक्स साइकिल शुरू हो रही है। हाँ, सुपर, मतलब 36% की प्रॉफिट ग्रोथ है कैपिटल गुड्स में। यस, फार्मा भी 17% है सर। फार्मा भी 17% है, ओके है। एफएमसीजी का डाउन था क्योंकि रूरल का डिमांड में स्लिपेज रहा है, और नेचुरली लो इन्फ्लेशन हो और फूड प्राइसेस लो हो, इसलिए लो इन्फ्लेशन लो है, तो नेचुरली उधर की बाइंग कैपेसिटी कम हो जाती है। मगर एट द सेम टाइम ऑटो में रूरल डिमांड का रिवाइवल था, टू व्हीलर्स और इसमें एंट्री लेवल कार्स में, ट्रैक्टर्स में। तो लोग क्या है कि अपने बेसिक नेसेसिटी गुड्स को छोड़कर ये वाले जो ईएमआई वाले चीज है उसको खरीद रहे हैं। रूरल में एक डाइवर्शन हो रहा है, एक प्रीमियमाइजेशन हो रही है, एक के शेप रिकवरी है। एफएमसीजी बेसिक गुड्स में उतना खर्चा नहीं कर रही है, इसलिए एफएमसीजी का रिजल्ट अच्छा नहीं था। और आईटी पे ना, ये मैं मानता हूं कि ये 5% जो है वो लेबर कोड का इंपैक्ट है ज्यादातर। अगर उसको निकालेंगे तो आईटी का भी कुछ सिंगल डिजिट पॉजिटिव था। ओके, और कमोडिटीज तो है, मेटल प्राइस की वॉलिटिलिटी के कारण उनका। तो ये हो गया जो बात, पुरानी बात है ये सब। मगर इस दोनों स्लाइड से क्या है कि इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है, और स्टॉक मार्केट कंपनीज भी उसका फायदा उठाकर अपने ईपीएस ग्रोथ दिखा रहे हैं। क्या है कि लार्ज कैप का जो
स्थिति है वो है कि 1 ईयर फॉरवर्ड पी 20 के आसपास है, मगर अर्निंग्स 12 में ही है। तो इशू है कि अभी भी मार्केट थोड़ा महंगा ही है। ये अर्निंग्स अच्छी है, फ्यूचर के लिए अच्छी बात कह रही है, मगर आज की अर्निंग्स से अभी भी वैल्यूएशन चीप नहीं हुए हैं। ओके, अब आते हैं फ्यूचर की प्रोजेक्शन। तो ये कंसेंसस है, मैंने कंसेंसस को निकाल के दिखाया है, और इस अगले साल में लार्ज कैप का 14% का इफेक्ट अभी भी बैंक्स ही चलाएंगे, निम का स्टेबलाइजेशन और आईटी की रिकवरी, क्योंकि सेक्टर वाइज अगले स्लाइड में देखेंगे। मिड कैप इंडेक्स, इसमें मैंने इंडेक्स लिया बिकॉज आई कुड नॉट गेट द एम्फी क्लासिफिकेशन ऑफ फोरकास्ट। सो इंडेक्स का 20% मिड कैप का और स्मॉल कैप का 28%। अब इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि खरीदारी कहां पे करनी है। अब क्या है कि वैल्यूएशन कहां पे है, लार्ज कैप का 21 के आसपास है, मिड कैप का 30 के आसपास है, स्मॉल कैप का 32-33 के आसपास है, राइट। तो गैप देखे तो एक्चुअली स्मॉल कैप में कम है बिटवीन द वैल्यूएशन एंड द एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ, करेक्ट, राइट। तो मेरे ख्याल में ये, क्योंकि और कैपेक्स की साइकिल भी शुरू दिख रही है, और हमें जीएसटी कट का इम्पैक्ट खाली ऑटो में दिखा है। सो अगले साल में आपको बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी दिखेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल के स्टॉक्स ज्यादातर स्मॉल कैप मिड कैप में होते हैं। तो पोर्टफोलियो में उस लिहाज से आपको मैं कहूंगा कि मिड एंड स्मॉल कैप को थोड़ी बढ़ने की टाइम आ गई है इस अर्निंग्स में। और की सेक्टर्स में कैसा है, बैंकिंग का 18% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, आईटी का 11% एक्सपेक्टेड है, बिकॉज वो लेबर कोड का इंपैक्ट हटाएंगे आप, +2 to 3% डिप्रिसिएशन लेंगे, और 7 to 8% उनका कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ। तो क्यों कह रहा हूं कि आईटी के बारे में इतना नेगेटिव माहौल है, क्योंकि वो फ्यूचर बिजनेस मॉडल के बारे में चर्चा हो रही है। एक्चुअली उनकी करंट अर्निंग साइकिल और ग्रोथ सब ठीक ठाक है, मगर पनिश किया गया उनको, क्योंकि बिजनेस मॉडल में जो आने वाले दिन में इंपैक्ट आ सकती है, उसके कारण आईटी को पनिश किया गया है। वैसे तो अर्निंग्स, इसलिए मेरा मानना है कि आईटी में आपको एक्चुअली वैल्यूएशन के तौर पर और भी सस्ता दिखेगा अगर ये अर्निंग्स एक्चुअली आ जाती है तो वो एक बात है, मगर आईटी का अलग दूसरे दिन डिस्कस करते हैं। ओके, और फिर मैन्युफैक्चरिंग का, जैसे मैंने कहा, रिवाइवल है, तो 24% का ग्रोथ अगले साल में। तो मैन्युफैक्चरिंग भी एक स्मॉल एंड मिड कैप का प्ले होता है। एक खाली एक एल&टी और बीएचईएल ये लार्ज कंपनीज है मैन्युफैक्चरिंग में, बाकी सब तो मिड एंड स्मॉल कैप ही है, राइट। तो ये है अर्निंग्स की टोटल। तो बात ये है कि अर्निंग सीजन की कंक्लूजन में इकोनॉमी की रिकवरी दिख रही है, जीएसटी का पार्शियल इंपैक्ट दिख रहा है, अर्निंग्स में अभी ईपीएस ग्रोथ में दिखना शुरू हो गया है, और मेरी उम्मीद है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में ये स्टोरी बेहतर होती जाएगी। इश्यू है कि क्या रिटेल निवेशक डोमेस्टिक फंड मैनेजर को पैसा देंगे ताकि वो इसको खरीदे। ये बड़ा क्वेश्चन है। सिल्वर पे ही पैसा डालने वाले हैं तो फंड मैनेजर क्या करेगा, कैसे खरीदेगा गुड न्यूज को। सर मुझे एक क्वेश्चन अभी भी मेरे मन में है, ये जो सेकंड वाली हम लोगों ने प्लेट देखी, ये वाली, जिसमें हमने ये वाली इसमें देखिए कैपिटल गुड्स में 36% की ग्रोथ दिख रही है प्रॉफिट में, और 19% की रेवेन्यू ग्रोथ है। अगर हम इसके स्टॉक्स को देखें तो वो बेचारे पिटे पड़े सर, वो नहीं चले हैं। अर्निंग तो बहुत अच्छी है लेकिन स्टॉक नहीं चले। करेक्ट। एक दूसरा ऑटो एंसिलरी की जो ग्रोथ है, प्राइसिंग है, वो उसमें दिख रहा है, प्राइस में सारे ऑटो स्टॉक्स आप देखिए जबरदस्त तेजी में है। कैपिटल गुड्स इसमें थोड़ा सा अलग दिख रहा है, और प्राइवेट बैंक 14.2% की क्रेडिट ग्रोथ है, लेटेस्ट एकदम जो मैंने पढ़ी है। तो क्या ये दो सेक्टर जो है बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं कंसीडरिंग स्टॉक वैल्यूएशंस, क्योंकि वो चले नहीं बहुत ज्यादा अभी। करेक्ट, एग्रीड, आपका पॉइंट बहुत सही है कि एक होता है वैल्यू का ग्रोथ, जो ये है अर्निंग्स ग्रोथ इज वैल्यू ग्रोथ, एक होता है प्राइस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राइवेट बैंक और कैपिटल गुड्स में वो प्राइस अभी फुल्ली ये ग्रोथ स्टोरी को डिस्काउंट नहीं किया है। तो एक रिलेटिव वैल्यू अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपका सोच बिल्कुल सही है कि यही दो सेक्टर में, वेराज पब्लिक सेक्टर बैंक में ऑलरेडी रैली हो गई है, रैली हो रही है, होगी रैली, मगर ज्यादातर प्राइस में है, उनकी गुड स्टोरी ऑलरेडी है, फ्यूचर में अच्छा करेगी, मगर एक
जो सबको पता है ये खबर, मगर जो ऐसे आपने कहा प्राइवेट बैंक वाले और कैपिटल गुड्स का खबर अभी दाम में फुल्ली रिफ्लेक्टेड नहीं है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। ओके, तो चलिए ये हो गई हमारी बातचीत अर्निंग सीजन की। अब हम बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की जो आई फ्राइडे शाम को। मोटे तौर पे आप लोगों ने सुन रखी होगी, तो उसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते कि सुप्रीम कोर्ट जो यूएस का है उसने टैरिफ के जो फैसले थे सरकार के उसको पलट दिया। उसने कहा कि इमरजेंसी पावर के तहत उनको टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं है। ये सब चलता रहा। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रंप ने, और उसमें उन्होंने बहुत कुछ सुनाया सुप्रीम कोर्ट को, और इतनी कड़ी आलोचना शायद मैंने पहली बार किसी प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट के जजेस को सुनाया। उन्होंने एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो स्टेटमेंट पढ़ा था वो मैंने पूरा एज इट इज पे कॉपी किया। आप इसको स्टिल करके पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका एक ऑपरेटिव पार्ट है, वो ये है जो आखिरी के पैराग्राफ में उन्होंने लिखा कि therefore effective immediately all national security tariffs section 232 and existing section 301 tariffs remain in place and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under section 122 over and above our normal tariffs already being charged, and we are also initiating several section 301 and other investigations to protect our country from unfair trade practices. Thank you for your attention. ये जो लाइन है ना, इसको इंटरप्रेट करने की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप इसको पढ़ लीजिए और फिर जो उन्होंने कहा है उसको भी आप सुनिए। जो उन्होंने अपने जो मैंने क्वेश्चन रेज किए थे वो उन्होंने क्या कहा था कि हम 10% का टैरिफ तो इमीडिएटली लगा रहे हैं, और टैरिफ से पहले जो आप टैरिफ दे रहे हैं वो तो लगा ही हुआ है, 10% ये लगा। उसके बाद अलग अलग सेक्शंस के तहत जो उनके पास पावर है 301, 323, इन सब के तहत वो टैरिफ लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। और उन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मतलब उन्होंने सटायर मारा था कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे और पावर दे दिया, मैं और पैसे कमा के दिखाऊंगा। ये उनके स्टेटमेंट था, कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। ये एक बहुत ही जबरदस्त खबर है जिसको सही से इंटरप्रेट करना चाहिए। सब लोग ये मान के चल रहे हैं कि बहुत बड़ी रिलीफ है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि इससे मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, और इंडिया स्पेसिफिक पे इसका क्या असर है। दुनिया में जो हो रहा तो होगा, हमारे ऊपर क्या असर है। सर एक लेटेस्ट मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं, अभी अभी जो ट्रंप ने किया है, उसके बाद हम आपका इंटरप्रिटेशन लेंगे। ट्रंप ने अभी जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है, based on a thorough, detailed and complete review of the ridiculously poorly written and extraordinarily anti-American decision on tariff issued yesterday after many months of contemplation by the United States Supreme Court, please let this statement serve as represent as I, President of the United States of America, will be effective immediately raising the 10% worldwide tariff on countries, many of which have been ripping the US off for decades without retribution until I came along, to the fully allowed and legally tested 15% level. During the next short number of the months, the Trump administration will determine and issue the new and legally permissible tariffs, which will continue our extraordinarily सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी जो बात आप कह रहे थे वो उन्होंने लिख दी है। अब सर इसका आप इंटरप्रिटेशन करिए। तो ओके ठीक है, क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हेडलाइन है उसको करेक्ट करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट, कई अखबारों में, कई मीडिया में, कई जगह हेडलाइन क्या है, सुप्रीम कोर्ट ओवरटर्न्स द टैरिफ। ये फर्स्ट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि अंडर द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट it is not stated that tariffs can be raised. So the tariffs imposed under the executive power of emergency action are invalid. So they are only saying one thing, as per the law, the emergency provision ke andar the power is not there with the president to impose a tariff. They are making a very strict interpretation of the law, because the law does not state a tariff.
So the lawyer, who is an Indian, in fact, उसका केस था कि when it is not stated specifically, it is not allowed. And the US government's point was, if it is not stated, then anything is allowed. Yes. But the court said no. The law has to be written, it is in the law. So क्या है कि they have limited the powers of the president using emergency action to impose tariff. They have not said no to tariff because American laws provide tariff under various sections जो आपने लिस्ट किया है यहाँ पर. So, 5-6 है, मगर जो 3 है जो मिस्टर ट्रम्प के ही प्रीवियस स्टेटमेंट में था. अब ऑल यू आर डूइंग कि आप ट्रम्प को एक वुंडेड टाइगर है वो. एंड ऑफ द डे वो बिजनेसमैन है, उसने सोचा कि ये अच्छा कमाई का मौका था अमेरिका को अपना फिस्कल डेफिसिट कम कराने के लिए, इसलिए उन्होंने ये टैरिफ का चर्चा शुरू किया और उसका अमेरिका का इंपोर्ट है $3 ट्रिलियन. राइट. तो उनका एवरेज टैरिफ 20 तो $600 बिलियन पर एनुअलाइज्ड बेसिस पे उनको इनकम उसके घर में दिखी. और क्योंकि अमेरिका का डेफिसिट प्रॉब्लम है, सबको पता है, इसलिए उसका डाउनग्रेड भी हुआ है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से. राइट. तो बात यह है कि वो अभी चुप नहीं बैठेगा, वो अभी लीगली जो भी रूट है उससे ये सब टैरिफ को रीइंपोज करने की कोशिश करेगा और कुछ देशों के लिए जो अग्रीड टैरिफ था एज पर डील उससे ज्यादा भी करेगा. राइट. उसको कोई उसका ये अग्रीमेंट का लेना नहीं, बिकॉज फुल अग्रीमेंट इज अल्ट्रा वायरिस नाउ. यानी जो भी अग्रीमेंट में उसने इमरजेंसी पावर्स को इन्वोक करके अग्रीमेंट को साइन किया है वो इनवैलिड है. तो वो कहेगा ये तो इनवैलिड है. तो अब क्या करेगा? 3 सेक्शन है, ये 3 सेक्शन को समझना जरूरी है एक्शन के लिए. फर्स्ट है सेक्शन 123 122. 122 क्या कहता है कि अगर फंडामेंटली इंटरनेशनल पेमेंट प्रॉब्लम है, सेक्शन 122 का, अगर प्रॉब्लम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में अमेरिका को कुछ मुसीबत है तो वो 150 दिन के लिए टेम्पररीली 15% तक टैरिफ आप लगा सकते हो और 150 दिन के बाद कांग्रेस को अप्रूव करना चाहिए, नहीं तो वो टैरिफ वापस 0 हो जाएगा. राइट. तो ये एक पावर है. वेदर अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसीजन उसका कोई क्वेश्चनिंग नहीं है. राइट. यानी 150 दिन के लिए वो मनमानी उसका रीजन देने की जरूरत नहीं है, कर सकते हैं. इसीलिए उन्होंने तुरंत उसको 10 किया. अब ये 15 क्यों नहीं किया पता नहीं मुझे. 10 तो कर दिया उसने. राइट. 15 तक कर सकता था, 10 कर दिया. राइट. सर तो अभी जो हमने ट्वीट पढ़ा है उसमें उसने लिखा है कि आई एम इंटेंडेड टू डू 15%. यानी अब वो 15 की तैयारी 1-2 दिन में हो सकती है. तो ओके. तो ये है पहला रूल. बट ये रूल एक लिमिटेड रूल है, ये टेम्पररी एक्शन है 150. क्योंकि देखिए अगर उसको कॉन्फिडेंस था कि इस तरीके से वो उसको कांग्रेस और सेनेट की सपोर्ट मिलेगी तो पहले ही वो इस तरह से कर सकता था. मगर 2 चीज थी उसमें. एक, वो संतुष्ट नहीं था कि खाली 15% टैरिफ से. करेक्ट. उसको उससे देश को ज्यादा लगाना था. सेकंड चीज है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं थी बिकॉज 2 रिपब्लिकन्स को मेजॉरिटी है, दोनों कांग्रेस में भी और सेनेट में भी. कुछ रिपब्लिकन्स एंटी टैरिफ है. राइट. तो उसको बाईपार्टीसन वो सपोर्ट जो है उसके डर है कि ये टर्न डाउन हो सकती है. तो इसलिए वो ये रूट पहले ने अप्लाई नहीं, अभी जबरदस्ती वो उसको अपना रहा है फॉर बाइंग टाइम. ये सेक्शन 122 का टैरिफ 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद नहीं रहेगा. वो बिल्कुल कांग्रेस के बाद जाके भीख नहीं मांगेगा कि मुझे ये पास करो, ये करो, वो करो. और उसका इच्छा भी नहीं है 10-15%. राइट. तो कहां है उसकी रियल वॉर? उसकी रियल वॉर है सेक्शन 232. 232 क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी के लिए वाइटल. अब आप सोचेंगे अरे नेशनल सिक्योरिटी माने इतनी आसानी से नहीं कर सकता है. अरे सुनिए भैया, ऑलरेडी इंडिया के स्टील एक्सपोर्ट्स के ऊपर 25% टैरिफ उसने लगाया, उसको नेशनल सिक्योरिटी कहते हैं. अरे एक मामूली स्टील चीज को अगर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर वो टैरिफ लगा सकता है तो कौन सी चीज बाकी रहेगी भैया? तो अब प्रॉब्लम क्या है उसमें?
उसको डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से एक इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, और वो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मली 270 दिन तक चलती है। ओके, तो अब वो एक्शंस वो इनिशिएट करेगा और देखेगा, ढूंढेगा कि कौन सी देश के साथ हम कैसा ये नेशनल सिक्योरिटी वाला करके उसके कॉमर्स सेक्रेटरी को लगाएगा काम के ऊपर। ये 2270 दिन मत ले, आप मुझे 100 दिन के अंदर फटाफट बता दे कि कौन से देश में कौन से प्रोडक्ट के ऊपर हम नेशनल सिक्योरिटी की थ्रेट के कारण टैरिफ लगा सकते हैं, और उसका कैप नहीं है। 100% 200% भी टैरिफ लगा सकता है वो 232 के तहत, और इनफाइनाइट टाइम के लिए, और infinite time, because these remain in place until president decides that the security threat has passed. अब ये सोचिए कि इंडिया की स्टील कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट है, राइट? सो और एक और चीज है, याद रखिए, ओके, मैं ये अभी भी क्लैरिफाई कर देता हूं। इसकी 10% रूल में ये भी कहा है उसने कि एग्जिस्टिंग 232 और जो अगला सेक्शन में पढ़ने वाला हूं 301, जो भी टैरिफ है उसके ओवर एंड अबव ये 10% होगा। यस। तो अगर हमारी स्टील का 25 है तो 35 हो सकता था, मगर मैंने पढ़ा कि व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि इंडिया के स्टील के ऊपर वो ये एडिशनल 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे। खाली वो लकीली पोस्ट मैंने कल उन्होंने एक रिलीज में स्पेसिफिकली ये बता दिया कि इंडिया का ये स्टील वाला टैरिफ जो 25 लगा है उसी पे रहेगा, ये 10 एडिशनली उसके ऊपर हम ठोकेंगे नहीं। वो तो एक वो अच्छी बात है इंडिया के लिए। मगर अब 232 का कहां पे जाएगा ध्यान? नेशनल सिक्योरिटी वाली बात है ना, तो कौन जाने कहां जाएगा, पता नहीं। ओके, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 10% लगाया है इंडिया के ऊपर, स्टील के 25, बट अब वो सिक्योरिटी के तौर पर क्या लगा सकता है? मगर ये उनका बार्गेनिंग थ्रेड है फॉर द ट्रेड डील विथ इंडिया। करेक्ट करेक्ट, मैं अब उस पे आता हूं, नेक्स्ट में आता हूं। मगर ये हो गया 232 की बात। ये क्या है? नेशनल सिक्योरिटी। तो नेशनल सिक्योरिटी की जो एक आंख है, रेडार है, उसको अभी घूमेंगे दुनिया के सभी देश के साथ, कहां कहां लगा सकता है नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट, लगा दो। और वो पावर प्रेसिडेंट के पास है, आफ्टर कॉमर्स डिपार्टमेंट डज द स्टडी। यस, राइट, वो 232 की बात है, वो डेफिनेटली अभी काम ऑलरेडी चालू हो गया होगा। अब आते हैं तीसरी बात, वो है 301। 301 क्या है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। हर एक का डिफरेंट है डेफिनेशन, और इसका इन्वेस्टिगेशन कौन करेगी? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसटीआर। कॉमर्स डिपार्टमेंट नहीं, इसका यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट, वो इसका जांच करेगी कि कहां पे कोई देश, और ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को स्टडी करेगी, करेक्ट, और कहां पे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस चल रहे हैं इसको रिव्यू करेंगे। और इसका एग्जांपल मैं दूं, उन्होंने 35% टैरिफ, 25% टैरिफ चाइना के ऊपर जो लगाया वो 301 के तहत लगाया है। इसलिए एक, चाइना को कोई रिलीफ नहीं मिलेगी इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से। दूसरा, अब ये क्या है कि उसके ऊपर और 10% लगा सकता है। लेकिन चाइना के बारे में उसने वो क्लैरिफिकेशन दिया नहीं, पता नहीं मुझे। और इंडिया के बारे में, स्टील के बारे में बता दिया है उसने कि मैं एडिशनल नहीं लगा रहा हूं, मगर चाइना के बारे में करेगा नहीं, पता नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, ये 301 का इन्वेस्टिगेशन भी अभी चालू है, और कहां कहां पे है? ये डिजिटल के ऊपर है, क्योंकि इंडिया का एक डिजिटल टैक्स है। तो उनकी आंखों में ये डिजिटल टैक्स सामने आएगी, और कहेगा कि अगर उसको लगा के उसने डिजिटल चीज के ऊपर 301 का टैरिफ लगाया तो वाट लगेगी। और 301 का कहां पे सबसे बड़ा इशू है? फार्मा में। ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन उधर चालू है फार्मा के अंदर। इनफैक्ट फार्मा का एक दुविधा क्या है पता है को? ये 10% से फार्मा को एग्जेम्प्ट कर दिया है, मगर 301 के अंदर इन्वेस्टिगेशन फार्मा में चालू है। क्या इंडियन फार्मा कंपनीज अनफेयरली प्राइस को दबाकर अमेरिकन फार्मा कंपनी से बिजनेस छीन रही है?
ऐसा डिटरमिन कर दिया तो भयंकर फार्मा के ऊपर वो लगा सकते हैं, मगर वो स्टडी चालू है, वक्त लगेगा। बट इमीडिएटली क्या है कि फार्मा में रिलीफ दिख रहा है, क्योंकि वो 10% से भी रिलीफ है, रिलीफ है। रिलीफ है। तो ये है बात कि ट्रंप कैसे बिहेव करेंगे। ट्रंप 150 दिन के बाद पूरे वर्ल्ड के ऊपर आइदर 232 या 301 के बेसिस पे सभी देशों के ऊपर वो टैरिफ लगा ही रहेंगे, और नो ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर ना लिमिट है और ना कांग्रेस की अप्रूवल की जरूरत है, ना कुछ चीज है। तो ये है अल्टीमेट डायरेक्शन। तो 150 दिन तक वो वेट नहीं करेगा, वो चाकू लगाएगा अपने टीम को कि किसी का सबका छुट्टी कैंसल, इसी काम लग पे जाओ। लग जाओ और मुझे निकालो बेटा। सर एक चीज बताइए, 301 ये कहता है कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, वो तो ये मानता है कि भारत उसके साथ पूरा ट्रेड ही अनफेयर कर रहा है, इसलिए तो मैंने टैरिफ लगाया था। नहीं जो आप रिपिंग ऑफ की शब्द की बात कर रहे हो ना, हाँ। रिपिंग ऑफ माने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। रिपिंग ऑफ माने आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो अमेरिकन प्रोडक्ट्स को और अपने एक प्रोडक्ट्स और को। देखिए आप, सेक्शन 201 ये कहता है इंजरी टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हाँ, तो उसका एक बहुत बड़ा दर्द ये है कि हम लोग वहां पे जाके सस्ते अपने एम्प्लॉय भेज देते हैं, आईटी वाले, उसकी जो इंडस्ट्री उसको हम इंजरी कर रहे हैं। 201 भी इन्वोक कर सकता है। नहीं जरूरत है तो कर सकता है, मगर मेरे ख्याल में वो नहीं करेगा, ना ही फार्मा पे करेगा, नहीं ये करेगा। और क्यों मैं बताऊं, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक उसकी स्टेटमेंट देखी है, वो अगले स्लाइड में है ना इधर। इंडिया स्पेसिफिक उसने क्या कहा कि यस। डील इज ऑन ट्रैक, ओके। और उसमें क्या कहा ये गौर से पढ़िए, लॉजिक क्या है। एडमिनिस्ट्रेशन व्यूज द 10% रेट एज अ प्लेस। तो फर्स्ट उन्होंने ओपनली एडमिट कर दिया कि टिल ये ट्रेड डील साइन होने तक इंडिया का टैरिफ 10% घट जाएगा। तो ये मार्केट के लिए अच्छी खबर है, पहला कि फार्मा के ऊपर 10% नहीं लगेगा, सेकंड है कि ये हमारा 10% तो घट जाएगा, तो नेचुरली टेक्सटाइल ये सब में इमीडिएटली आपको उनका पॉजिटिविटी आएगा। और दूसरी पॉजिटिविटी मार्केट के लिए ये है कि वो जो बैकलॉग है ना, क्योंकि जो भी इमरजेंसी पावर्स के अंडर टैरिफ लगाया उसको रिफंड करना है, तो कुछ पैसा तो हाथ में आएगा। तो ये सब अच्छी खबरें हैं मार्केट के लिए, एक रिफंड आएगी, दूसरी की के लिए अगले 125 दिन के लिए 10% ही टैरिफ है, तीसरा फार्मा के ऊपर वो 10% भी नहीं लग रहा है। तो ये सब अच्छी खबर है मार्केट के लिए। मगर बात क्या है, देखिए यहाँ पढ़िए, दे व्यू दिस 10% एज अ प्लेस होल्डर, दे आर वर्किंग विद द लीगल टीम टू री इम्प्लीमेंट द अग्रीड अपॉन 18%, और चाहे उसके लिए सेक्शन 301 का इन्वेस्टिगेशन करके उसको इम्प्लीमेंट करें, वो करेंगे। तो साफ स्टेटमेंट है कि ये 10% का हनीमून बहुत दिन तक नहीं चलने वाला है इंडिया के लिए। उसकी नीयत साफ है इधर, क्लियर कट, कि मेरा 18% का अग्रीमेंट है, मैं किसी रूल को ढूंढकर किसी तरह भी वो 18 टैरिफ में हासिल इंडिया से करके रहूंगा। ये क्लियर है। तो ये 10% का जमाना चलेगा जब तक हनीमून समझिए। और क्या है फार्मा के बारे में बताइए, वही यहां पर है। देखिए उन्होंने ये 10% सरचार्ज को एस्केप कर दिया है, मगर वो यूएसटीआर ने अनाउंस किया है कि न्यू 301 इन्वेस्टिगेशन स्पेसिफिकली टारगेटिंग फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग प्रैक्टिसेस दे हैव अनाउंस्ड अगेंस्ट इंडिया। And इसको if US determines that India's price controls are unfair to US company, the targeted tariffs could return to this sector later this year. So वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, मोदी इज अ ग्रेट मैन हो, ये क्या वो सब इसका टिपिकल रिटोरिक था। बट बॉटम लाइन क्या है, उसने कहा कि मैंने अभी भी 18% का टैरिफ साइन किया है, वो किसी हालत में मैं वापस ले लूंगा। तो इसलिए इंडिया को इसी चीज पर, देखिए हमारी नेगोशिएटिंग पोजीशन अभी तो बेटर है, क्योंकि बाकी देश जिसने ट्रेड डील नहीं साइन किया है उसका सब 10% हो गया,
तो हमारा क्यों 18 बनना है? मगर ये सब टाइमिंग की बात है ना। किसी देश का 150 दिन से ज्यादा 10% तो चल सकता नहीं है। तो ये 10% एक टेम्पररी चीज है, राइट। तो असली टैरिफ जो लगेगी हर देश को, वो अभी वो टीम बैठकर इस रूल्स के अंदर, यानी 232-301, आप सब अपने मन में लिख लीजिए ये दोनों 232-301, राम नाम न सत्य है की तरह ये जब आप पढ़ दीजिए, ये दोनों में ही पूरा काम चलेगा हर देश के, खाली इंडिया के बारे में नहीं। इंडिया के बारे में जब वो 18 तक पहुंचते तो सब इन्वेस्टिगेशन स्टॉप हो जाएगी। उनका मकसद है 18 किसी हाल पे, इंडिया के साथ अग्री कर दिया 18, उस 18 को लाना है बस। बट बाकी देश के में भी हर देश के लिए उनका अलग टारगेट होगा कि कितना मुझे टैरिफ देना है, क्योंकि यूएस को ये इनकम जरूरी है। तो समझ लीजिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ने अल्टीमेटली मैक्सिमम 150 डेज तक इस टैरिफ के झमले को पुश कर दिया है। बाय द एंड ऑफ 150 डेज आपको हर देश के साथ अभी जो पुराने टैरिफ है वो सब भूल जाइए, नए नए टैरिफ, नए नए इंडस्ट्रीज के ऊपर। अच्छा, एक और बात, ये 232 और 301 देश के ऊपर नहीं लग सकता है, ये सेक्टर के ऊपर लगाएगा। वेरएस जो अभी तक जो टैरिफ लगाया उन्होंने कहा ये सभी गुड्स फ्रॉम ये देश को लगा दिया ना, और कुछ एग्जेम्पशन दे दिया एक आध गुड्स के लिए, मगर नए जो टैरिफ लगेंगे वो सेक्टर स्पेसिफिक होंगे और परहैप्स कंपनी स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, राइट। तो सर 15% तो मुझे लगता है हो ही गया है इंडिया के खिलाफ। 15 पर नहीं, पता नहीं वो नहीं, देखिए ये 10-15 ये सब हनीमून की बात है बार, और मैरिड लाइफ जीना है ना, ये हनीमून पीरियड पे क्यों इतना फोकस कर रहे हैं हम। मगर शायद मार्केट मंडे को हनीमून को लेकर थोड़ी उत्साह दिखा सकती है, पर मेरे ख्याल में एफआईएस इसको देखकर खुश नहीं होंगे। माने इसके लिए बहुत ये सडन पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये देखेंगे कि ये सब चीज है, और अब तक को वो ट्रम्प को थोड़ी समझ चुके होंगे कि उसका जो मकसद है वो किसी हालत पे उसको हासिल करके ही रहेगा। सर आपको पता है ये सेक्शन 301 जो आईपीसी के तहत है, वो क्या कहता है? 302 तो मर्डर चार्ज होता है, और वो ये कहता है कि अनइंटेंडेड किलिंग, मतलब आप कोइंसिडेंस देखिए कि आप मतलब कोई आदमी किसी का मर्डर करने जा रहा था, उसने किसी दूसरे को कर दिया, अनइंटेंडेड किलिंग सेक्शन 301 है आईपीसी में। ये ट्रम्प जो है 301 बहुत खतरनाक लेके आया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सावधान रहिए। और एक चीज, क्योंकि आपने शेर को घायल कर दिया ना, वो डायलॉग है ना धुरंधर में, मैं घायल हूं इसलिए घातक हूं। तो ट्रम्प घायल है तो क्या क्या है पता है, उसने अभी मार किया है छोटे मोटे एक्सपोर्ट्स के ऊपर। एक डी मिनिमिस क्लॉज होता है, सभी एग्रीमेंट्स होता है कि इस लेवल के नीचे हम डिस्प्यूट नहीं करते। वैसा पुराने दिन में था कि $800 के नीचे वाले जो छोटे मोटे चीज है उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। और क्योंकि अभी वो घायल है, उसने अभी सेपरेट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया कि लो वैल्यू शिपमेंट्स $800 के नीचे उनके ऊपर भी 10% टैरिफ लगा दो। सर अभी आपने ना थंबनेल का नाम दे दिया मुझे, ट्रम्प घायल है तो घातक है। देखिए ना वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका न्यूटन का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। यस, और वो एंड ऑफ द डे एक बिजनेसमैन है, तो उसको वही मैं कह रहा हूँ, वो जाके ढूंढता है कि कैसे, अभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा था इसलिए उसने एक इमरजेंसी ऑर्डर्स का पास कर दिया था, बट नाउ दैट इट हैज गॉन अगेंस्ट हिम, अभी रूल बाउंड करेगा सब, मगर बहुत सख्त तरीके से, मर्सीलेसली, क्योंकि अल्टीमेटली उसका गोल है कि आई हैव टू ब्रिंग इनकम, और तभी वो उसके मागा पॉपुलेशन को कुछ पैसा दे पाएगा ना। नहीं तो वो बिग ब्यूटीफुल बिल में उसने हर एक व्यक्ति को पैसा प्रॉमिस किया था, अब कहां से देगा वो बिग ब्यूटीफुल बिल? वो $1 बिलियन तो गया, अभी तो
कहाँ है पैसा? अभी 170 बिलियन डॉलर वापस करना है गवर्नमेंट को। तो अमेरिकन फिस्कल फाइनेंसेस बहुत टाइट होंगे। और मगर क्या है कि इसके कारण इन्फ्लेशन घट सकता है यूएस में, तो वो एक पॉजिटिव है कि अगर इन्फ्लेशन घटेगा, और अभी लेटेस्ट यूएस का ग्रोथ का नंबर भी 1.4% ही आया, उम्मीद से कम आया है, तो शायद वो रेट कट की उम्मीदें उभर के आएगी, तो शायद यूएस मार्केट्स में ये पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। वो एक चीज है। और इंडियन मार्केट में भी, क्योंकि सब लोग नियर टर्म, स्पेशली इंडियन रिटेलर्स जो स्टॉक मार्केट में है, अरे अभी 10% घट गया, ऐसी अच्छी खबर से जाके खरीदारी भी कर सकते हैं, तो मार्केट में कुछ बाउंस दिख सकता है, मगर मेरे ख्याल में वो सस्टेनेबल होगा कि नहीं, क्वेश्चन मार्क है मुझे। क्योंकि ये सब चीज मुझे क्लियरली दिख रही है कि अल्टीमेटली इंडिया के ऊपर ये 18% लगेगा ही। अभी तो सोच क्या है कि बांग्लादेश के ऊपर क्या लगेगा, वियतनाम के ऊपर क्या लगेगा, हमारी कॉम्पिटिंग कंट्रीज के ऊपर, क्योंकि चाइना के खिलाफ तो अगर वो 25% 35 तो एडवांटेज अच्छा आ गया है, तो शॉर्ट टर्म में अच्छा एडवांटेज है चाइनीज टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स के। मगर एक ये 6 महीने की बात ले लीजिए, 150 डेज इज 5 मंथ्स, राइट? तो 5 मंथ्स के बाद की बात अभी से सोचनी चाहिए हमें। ये शॉर्ट टर्म क्या है, जो एक वन टाइम प्रॉफिट रिफंड के कारण आएगा, थोड़ा 3 महीने का आपको 10% टैरिफ ही लगेगा, ये सब नियर टर्म अर्निंग्स को बूस्ट करेंगे, बट लॉन्ग टर्म को देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म में ये क्या इंडिया जाके नेगोशिएट कर सकती है आज की भैया 18 मत लगाइए, 15-16 लगाइए। हमारी जो ट्रेड टीम उधर जा रही है ना, आई थिंक अभी हाल में जा रही है उधर, 3 दिन का बैठक है उधर, तो अगर वो देख कह सकते हैं कि भैया देखो ये तो अभी 10% पे है, तो 18 बहुत ज्यादा दिख रहा है, क्यों ना हम 15-16 पे सेटल हो जाए करके कुछ नेगोशिएशन अगर करेंगे तो बढ़िया होगा। करेक्ट। तो सर ये बताइए फिर, एक जो सीरियस इन्वेस्टमेंट कॉल है वो जैसे 3-4-5 महीने में तो कुछ भी हो सकता है, तो हायर लेवल पे क्या सेल ऑन राइज है या पेशेंटली वेट करें? नहीं देखिए, ये पूरा जो इम्पैक्ट है वो एंटायरली एक्सपोर्ट सेक्टर पे है ना, तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात में क्या प्रॉब्लम है? तो डोमेस्टिक इकोनॉमी में ये टैरिफ का इम्पैक्ट, आई मीन थोड़ा सेकेंड डिग्री इम्पैक्ट तो होगा, मगर उतना नहीं होगा। देखिए वॉट एवर हैपेंस, इंडिया ने 18% को मान लिया था, राइट? वो 18 से ज्यादा नहीं होने वाला है ना। करेक्ट। तो इसमें बुरी खबर नहीं है। बुरी खबर यह है कि आपके मन में है कि अरे मुझे 18 क्यों दे रहा हूं मैं। अब 18 के बारे में आप नाराज हो गए तो ही बुरी है, मगर 18 को तो हमने परसों तक तो एक्सेप्ट कर दिया था ना। एक्सेप्ट कर लिया था। उसके हमारा टैरिफ 18 से ज्यादा नहीं होने वाला है, बिल्कुल। वो कमिटमेंट कल ट्रंप ने भी दे दिया है, हमने एग्रीमेंट में साइन कर दिया, बिकॉज हमने $500 बिलियन खरीदारी की भी उधर इंडिकेशन दे दिया है। हम 0% टैरिफ अमेरिका के ऊपर लगाएंगे वो भी बता दिया। तो हमारी तरफ से 18 पे ऊपर कोई नहीं है। मैं क्या कि 18 से कम हो सकता है, नेगोशिएशन में हो गया तो अच्छी खबर हो सकती है, मगर इशू क्या है कि बहुत लोग समझ रहे हैं कि इससे बहुत फायदा इंडिया को होगा, वो नहीं होगा। सेकंड है कि ये एक्सपोर्ट रिलेटेड सेक्टर्स की बात है ना। बाकी क्या हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स की और प्राइवेट बैंक्स की और कैपिटल गुड्स की बात और ऑटो एंसिलरी की बात और ट्रेड डील के जो भी बेनिफिट्स है ये तो रही है। तो इंडिया में इन्वेस्टर रहना और आपको उसमें कोई डाइवर्सिफाइड रहना ठीक है। कोई लोग जो एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेट लेना चाह रहे थे, शायद मैं कहूंगा कि वो रिस्क मत लीजिए। ओके 18% तो ठीक है, उस हिसाब से जो भी ठीक है, मगर कल अगर मार्केट बहुत बढ़ता है, जाके आप भी जाके ज्यादा खरीदारी मत कीजिए उसमें बढ़ते हुए इसकी से कारण, खास करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। रिटेल ट्रेडर्स आके इस खबर को लेकर नाले मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं कल, हो सकता है, मगर एफआईएस उसको उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे मेरे मन में। और इसीलिए आप जाके फंसिए मत उसमें, चुप रहिए। आपका एलोकेशन जो आप कर रहे हैं, आपकी ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन गोल प्लानिंग के तरफ, वो कायम रखिए। इसमें कोई बुरी खबर नहीं है, मगर ये बहुत अच्छी खबर है इंडिया के लिए। समझ के जाके भयंकर खरीदारी कल करना, ये गलत फहमी में मत रहिए। वही मैं कह रहा हूँ, स्टेबल है मार्केट का कंडीशन में, इंडिया का इकोनॉमी का कंडीशन में कोई खराबी नहीं। 18% का टैरिफ वही 18% पे रहेगा, शायद 16 भी आ सकता है अगर हमने नेगोशिएट अच्छा किया, बस वही बात है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट
जैसे मैंने कहा, मिस्टर ट्रम्प इसको लेकर अपना जो मकसद है कि अल्टीमेटली मुझे ओवरऑल इतना टैरिफ का रेवेन्यू चाहिए, क्योंकि मैं अपना मागा वोटर बेस को कुछ पैसा देना चाह रहा हूं, उसमें वो हासिल करके रहेंगे। अब एक सर नियम को लेकर, लॉ को लेकर उस हिसाब से करेंगे, और अपना जो इमरजेंसी पावर या अपने पावर से नहीं करेंगे। वो पार्ट उनको सिखा गया है, बस वही बात है। सर लेटेस्ट न्यूज ये है कि उन्होंने 10 वाला जो है वो 15 कर दिया है। कर दिया, ऑर्डर Yes. ऑर्डर आ गया। यस, तो अब ये पूरी चर्चा को हम लोग जहां 10 बोल रहे हो आप 15 मान लीजिएगा। ओके, तो 15 और 18 में क्या फर्क है भैया? अब ना 15%। हाँ। वही वाली बात होगी, घायल है तो घातक है। अभी पता नहीं 15 पे, अभी तो 301 और 232, 301 और 3232 232 यही ये है। 2 सेक्शंस अभी और हैं यहाँ पे, खतरनाक तरीके से लगेंगे। ग्लोबली इट इज 15% नाउ। वो उसमें था भी ना, 122 में था कि वो अप टू 15% उसने कर ही दिया। चलो अच्छा 15 ही ले लो पूरा। पहले ही क्यों नहीं किया, यही मैं सोच रहा हूँ। पहले 10 करो फिर 15 करो। रात भर उसने सोचा होगा कि 5 महीने तो लगाना है तो 15 ही लगाओ ना पूरा। हाँ। तो नाउ इट इज 15। तो कुल मिला के सर तस्वीर ये है कि सिचुएशन जो है एज इट इज है, कोई बहुत बड़ा बदलाव हुआ नहीं। 15 हटा तो 18 हटा तो चलो 15 ही चल रहा है अभी भी, और आप उस पर लगे। लेकिन जो आपने रिस्क बनाए ना, आगे जो बहुत रिस्क हो सकते हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। और अब ट्रम्प चूंकि उस तरह के बिहेवियर उनका होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो जो 301 और 232 के सेक्शंस हैं, अगर वो कहीं आ गए तो कुछ नए सेक्टर्स में बहुत ज्यादा ड्यूटी लग सकती है। यही आप इम्पोर्टेंट चीज है, सबको याद रखना है कि ये पुराना जो टैरिफ है हमारा, जो अग्रीड जो 25% है, आज 18% जब डील साइन होगी तो 18 पे गिरेगी, और वो अभी 18 पे नहीं गिरेगी, वो सीधे 15 पे गिरेगी, क्योंकि वो डील तो नहीं हो सकती है, इमरजेंसी के अंदर था वो, राइट। तो 25 से 15 में घटेगी, राइट। वो पूरे इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर लगेगी, अपार्ट फ्रॉम जिनके ऊपर ऑलरेडी 232 या 301 का लगा हुआ है, लाइक स्टील और एल्युमिनियम। ओके, अब फ्यूचर में जो 232 और 301 के जरिए लगेगी वो सेक्टर स्पेसिफिक होगी, नॉट फॉर द एंटायर, राइट। क्योंकि 232 स्पेसिफिकली उधर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है या इस चीज के कारण नेशनल सिक्योरिटी में थ्रेट है। तो दो चीज आपको याद रखिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस 301, नेशनल सिक्योरिटी 232, बस ये तो ये है कुल मिला के चर्चा ट्रेड टैरिफ की, जो कि बहुत ही मतलब डीप में जाके हम लोगों ने डिस्कस किया, एक सेक्शंस तक डिस्कस की गए कि आगे क्या हो सकता है। तो मतलब बहुत जो खुश हो रहे थे लोग, बहुत इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, दुनिया वैसे ही नहीं है। ओके, देखते हैं कि अब अगले हफ्ते मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है, क्या क्या लेता है और नए डेवलपमेंट्स क्या आते हैं। क्योंकि ट्रम्प शांत बैठने वाले नहीं है, तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो अगले हफ्ते बहुत सारे उनके ट्रुथ सोशल को पढ़ते रहेंगे हम लोग, कुछ कुछ वो डालते रहेंगे। जैसे उन्होंने अभी ये डाल दिया कि अब 15 लेंगे हम सबसे। तो लेट्स सी क्या क्या होता है। सर थैंक यू सो मच, और होपफुली कि लोगों के लिए बहुत काम की जानकारी थी, और इतना बेहतरीन एनालिसिस आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि इतने डीप में जाकर लोगों ने पढ़ा नहीं। वो हेडलाइन देख के जो लग रहा था कि अरे सब खत्म हो गया, अब तो 10% पे आ गए हम लोग, बट दुनिया इतनी आसान होती तो फिर क्या था। थैंक यू सो मच सर, नेक्स्ट वीक हम लोग फिर मिलते हैं, फिर और सारी चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।